आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका आयनिक बॉन्ड। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग वीडियो में बेसिक हम लोग देख चुके थे केमिकल कंपाउंड्स का, या कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमारा, ठीक है। तो उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की बात करें तो स्टार्टिंग से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन करने से या लूज करने से, मतलब कंप्लीटली या तो गेन कर रहा हो या फिर लूज कर रहा हो, तो हमारा क्या हो रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, कंपाउंड का हम लोग देखने का जरूरत नहीं है। तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर थोड़ा और इसको थोड़ा सा अच्छे से करना हो अब, तो हम लोग कह सकते हैं कि द केमिकल बॉन्ड, क्या है आपका, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, किसके, बिटवीन टू और मोर, क्या है आपका, टू और मोर एटम, ठीक है, एज ए रिजल्ट एटम एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितना ट्रांसफर, तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत बोलिए नहीं। चलिए, तब है कि आयोनिक बॉन्ड होता किसमें है, तो आयोनिक बॉन्ड उसमें हो रहा है एक ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। और इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लूज कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा हो। और कैटायन का फॉर्मेशन कौन करते हैं, मेटल करते हैं। कौन करते हैं, मेटल करते हैं। तो एक ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। एक गेन भी कर रहा है और एक लूज भी कर रहा है। अब जो गेन करेगा उस पर कितना आएगा, उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो होते कौन है, आपके ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। समझ में आया? तो मतलब कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपका जो मेटल है, जिसको हम लोग मेटल बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में है क्या, तो वो है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या है आपका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जो नॉन मेटल है आपका, नॉन मेटल है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स है। क्या है आपका, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो उन दोनों में जो बॉन्ड बना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं, अभी हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे एम, सिंबॉलिक फॉर्म में M+N को बोल रहे थे। ये क्या था आपका, मेटल, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। प्लस एक क्या था, नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। और गेन करके क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन करेगा क्या करेगा, कैटायन का करेगा। ये जो फॉर्मेशन करेगा क्या करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा, एनायन, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। और जब ये दोनों आपस में आएंगे और जब बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा,
एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब ये होता क्या है लैटिस एनर्जी, जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है आपका, वो क्या है आपका, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैट आयन एंड एन आयन। ठीक है, एन आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अच्छा, यहां पे हम लोग मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो आयनिक जो आपका जो बॉन्ड बना वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। और इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का एक अलग से डेफिनेशन हो गया। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है, तो आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituents आयंस। जो आयंस है कैटायन और एनायन कह सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये तो फॉर्मेशन के रूप में कह सकते हैं कि फॉर्म कर रहा है। इसी को उल्टा अगर कर दें, इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल of crystal lattice, 1 mole of crystal lattice into its constituents आयंस। समझ में आया। या तो मिल जाए और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करे, तो फॉर्मेशन करने में जितना एनर्जी रिलीज किया, या कह सकते हैं अगर बन गया है, जैसे मान लेते हैं आपका यहां पे आपका और ये दोनों ऐड होकर क्या बन रहा है आपका Mn। तो हम कह रहे हैं और क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज किया उसको कह रहे हैं, या कह रहे हैं इसी को अगर उल्टा कर दें, इसी को अगर इधर से हम लोग करें तो क्या कहेंगे कि जितना इसको अब इतना एनर्जी निकला तब नहीं बॉन्ड बना, तो इतना ही एनर्जी क्या करना होगा, देना होगा इसको, तब नहीं इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और फिर से ये कैटायन एनायन में चेंज होगा। तो उसी को हम लोग दो तरीके से आप लोग देख सकते हैं। समझ में आया। तो ये रहा लैटिस एनर्जी का। तब है कि आपका कंडीशन कि कैसे आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या क्या आपका कंडीशन होगा कि हमारा जो है ना वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हमारे पास था मेटल, ठीक है, और मेटल को क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज। तो जो कह सकते हैं कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तब है कि जिसका कम होगा, क्या होगा, जिसका कम होगा, जैसे ये एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये बना रहा है प्लस n, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो आसानी से कैटायन का फॉर्मेशन कर दे, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा, ज्यादा, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। कोई दिक्कत? तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्म के रूप में कहें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपके, किसके, आयनिक बॉन्ड के। या इसी को बुक में ऐसे लिखा रहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/, आयोनिक बॉन्ड के। समझ में आया? तो दोनों सेम ही चीजें हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसका साइज छोटा हो। तो अगर हम लोग साइज की बात करें, तो अगर साइज की बात करें कि आयनिक बॉन्ड का जो है ना फॉर्मेशन अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जिसका ज्यादा उसका साइज कम, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम उसका साइज, सॉरी, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मतलब साइज क्या है, कम है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब साइज क्या है, ज्यादा है। मतलब उल्टा का रिलेशन है, साइज के साथ क्या चीज का रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है। समझ में आया? तो हम लोग कह सकते हैं कि साइज जो है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 और आपका एल्युमिनियम +3, अगर इसकी बात करें तो साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, एक ही पीरियड के सारे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये साइज तो इंक्रीज कर रहा है। अब साइज के साथ कैसा रिलेशन है, तो साइज के साथ आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। आप कह सकते हैं कि 1/, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसके साथ साइज का उल्टा रिलेशन, और इसके साथ आयोनिक बॉन्ड का उल्टा रिलेशन, मतलब कह सकते हैं कि साइज जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आयनिक बॉन्ड के। मतलब साइज बड़ा तो आयनिक बॉन्ड बनने का चांस ज्यादा है, साइज छोटा तो आयनिक बॉन्ड बनने का चांस क्या है आपका, कम है। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। एक और अगर एग्जांपल यहां से हम लोग देख लें तो हम लोग कह सकते हैं, अगर एक ही पीरियड की बात करें तो लिथियम प्लस लिथियम के हलीना का अरब से फरियाद फ्रांसियम की तो बात हम लोग करते नहीं हैं। अगर यहाँ देखें तो डाउन द ग्रुप, अगर साइज की बात करें तो आपका डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपका कैटायन का फॉर्मेशन का टेंडेंसी क्या है, इसका ज्यादा है। इनका अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा, सॉरी, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप गए तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, कम होता चला गया। तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम उसका आयनिक बॉन्ड का होने का चांस ज्यादा, क्योंकि इन दोनों का क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। दूसरा जो था हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स था, कह सकते हैं कि जो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एनायन का फॉर्मेशन कौन करेगा, एनायन जो है वो कौन फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, उसका आयोनिक बॉन्ड बनाने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ईए के साथ क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी जो रिलीज कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े थे तो पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, और बाद में दूसरा तीसरा चौथा जितना भी इलेक्ट्रॉन लेंगे वो सब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वहाँ भी सावधान किए थे, यहाँ फिर सावधान कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर टेंडेंसी होगा, ग्रेटर टेंडेंसी होगा किसका, टू फॉर्म एनायन। समझ में आया, ग्रेटर टेंडेंसी किसका है, एनायन के फॉर्मेशन का। चलिए तब क्या है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लें तो अगर बात करते हैं एक ही ग्रुप का, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा था, क्लोरीन का। देखिए फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन था। ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़, अब इसको बताने का जरूरत नहीं है बार बार। आप पीरियोडिक टेबल वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका ऐसे ज़्यादा होना चाहिए था इसका, लेकिन इसका हो गया क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन हो गया, इलेक्ट्रॉन छोटा, साइज छोटा होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया, तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि आयनिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे अगर देखें तो साइज क्या है, सबका बराबर है, साइज क्या सबका बराबर है, तो ये एक ही ग्रुप में है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बस खाली ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि क्लोरीन पहले हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, अगर हम लोग बात करें अलग अलग F माइनस की बात करें, O-2 की बात करें और N-3 की बात करें, ठीक है, तो साइज जिसका ज़्यादा बड़ा रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। तो हम कहेंगे कि जिसका साइज छोटा हो जाएगा, एनायन में जिसका साइज छोटा, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया, तो अगर इस तरह से रहे तो आप आयनिक बॉन्ड का टेंडेंसी देख सकते हैं कि साइज ज़्यादा, साइज बड़ा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का टेंडेंसी जो क्या रहेगा, कम रहेगा। साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी का टेंडेंसी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये एनायन के लिए बोल रहे हैं, कैटायन में मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एनायन और कैटायन का अलग अलग, कैटायन में क्या था, साइज छोटा, सॉरी कैटायन में क्या था, साइज बड़ा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जितना छोटा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तब है आपका लैटिस एनर्जी, तब है आपका लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो यहाँ डेफिनेशन का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, फिर से हम लोग सीधा कहेंगे कि लैटिस एनर्जी जो है आप कह सकते हैं हायर लैटिस एनर्जी, क्या रहेगा, हायर लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, टेंडेंसी रहेगा, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। आपका कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर हम बात करें कि ये M+N और N-N ये मिलके क्या बना है, और एक एनर्जी निकला है, इसको E1 कहिए, और आप P+N कहिए, और ये Q आप, ठीक है, Q कैपिटल 3 कोई दिक्कत नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म में तो कुछ भी लिख सकते हैं। P एंड Q बना है और यहाँ से क्या निकला है, E2 निकला है, लैटिस एनर्जी क्या निकला है, E2 निकला है। और अगर कह सकते हैं कि E1 जो है वो ज़्यादा है, E1 का जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, E2 से। E1 का वैल्यू ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि Mn इज मोर स्टेबल देन PQ। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यही समझाने का कोशिश किया कि आप हाइयर रहेगा लैटिस एनर्जी तो टेंडेंसी क्या रहेगा, स्टेबिलिटी का ज़्यादा रहेगा, या कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज मोर, स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कोई दिक्कत, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडीशन कि जिसमें आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तब अगर बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक
कंपाउंड्स। प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऑल डायरेक्शन में क्या है आपका इक्वल है, तो आयनिक बॉन्ड जो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है कंपाउंड, वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या है आपका, नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्या है आपका, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब किसी भी डायरेक्शन से क्या हो सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तब कह सकते हैं डेफिनेट डायमेंशन, डेफिनेट आपका 3D डायमेंशन, किसका है, 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इज फॉर्म बाय कहते क्या है उसको, कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं आप इसको, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसे घर में नमक रहा है, एग्जांपल तो सबसे अच्छा वही है, आयनिक कंपाउंड का नमक आपके पास NaCl, लेकिन वहां पे क्रिस्टल आपको नजर नहीं आ रहा है। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए आपका दीवार, आपके घर में कोई तो दीवार है, उस दीवार का प्लास्टर हटा दीजिए, या अगर कोई नया घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे प्लास्टर नहीं लगा हुआ है, उस दीवार को देखिए, तो वो पूरा दीवार क्या है, आप समझ लीजिए आयनिक कंपाउंड है। और वो जो एक एक ईंटा है ना, एक एक ईंटा जो इस तरह से बना हुआ रहता है, मान लीजिए ये पूरा आयनिक कंपाउंड है। क्या है आपका, आयनिक कंपाउंड है। और ये जो एक एक ईंटा जो है ना, वो क्या हो गया आपका, क्रिस्टल हो गया, मतलब एक फिक्स शेप हो गया ना, तो ये क्रिस्टल हो गया। समझने के लिए यही सब चीज है कि जो आयनिक कंपाउंड में है ना, वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल मतलब एक डेफिनेट फिक्स 3D स्ट्रक्चर, इसमें क्या होते हैं, उसके सेल होते हैं और कह सकते हैं क्रिस्टल होते हैं, तो वही क्रिस्टल। या चीनी का डब्बा ले लीजिए, चीनी थोड़ा सा बड़ा दाना होता है, चीनी का पूरा डब्बा 1 kg का, इसमें चीनी भर दीजिए, तो एक चीनी का जो पूरा जो डब्बा हो गया वो क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। पूरा डब्बा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। और उसमें एक चीनी का जो दाना हो गया ना, वो क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। उसका क्या हो गया, क्रिस्टल, मतलब एक ही तरह का। अब देखिए क्रिस्टल जो है वो चीनी के डब्बे में एक ही तरह का चीनी का साइज आपको मिलेगा, वो आइडेंटिकल सब शेप का मिलेगा, तो कह सकते हैं एक ही तरह के क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। तब कह सकते हैं कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग फार्मूला देखते हैं, लेकिन आयनिक ऑर्गेनिक बोलते हैं, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, मतलब कोवेलेंट जो बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोग देखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देख रहे थे उसका फार्मूला होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड का कोई फार्मूला नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। ओनली हैज इंपेरिकल फार्मूला। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है, इंपेरिकल फार्मूला, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक में CnH2n+2, अल्केन के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, अल्केन के लिए N क्या है, अगर 1 है तो CH4 पढ़ते थे, N क्या है अगर 2 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 है तो C ऐसा ऐसा पढ़ते थे, यहाँ 4 होता है, यहाँ पे क्या होता है C2H6 हो जाता है। लेकिन ऐसा करके आयनिक कंपाउंड्स में नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर देखिए अगर हम बात करते हैं NaCl का, तो क्लोरीन क्या फॉर्मेशन हुआ है किसके साथ, सोडियम के साथ। अगर यहीं पे अगर हम लोग मैग्नीशियम ले लेते तो ये 2 क्लोरीन हो जाएगा, यहीं पे अगर हम लोग एल्युमिनियम ले लेते तो ये 3 क्लोरीन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। और ये इंपेरिकल फार्मूला है, ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट है आपका सोडियम का और एक एलिमेंट क्लोरीन का मिलकर है ना NaCl बनाता है, ऐसा नहीं है। 12th क्लास में जाएंगे सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि एक मोल की अगर एक की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 6 एलिमेंट जो है ना, आइटम जो है ना मिल के करते हैं। चूंकि ये इंपेरिकल है, एक सेम रेशियो है तो निकाल लेते हैं। सॉलिड स्टेट की बात है, अभी इतना पहुंचेंगे तभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनका क्या है ना, फार्मूला नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोनिक जो कंपाउंड है, आप कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड shows
मॉर्फिज्म क्या शो करता है? आइसोमॉर्फ। ये आइसोमॉर्फिज्म है क्या? आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, मतलब सेम रूप। आप कह सकते हैं ना कि सेम रूप आपका क्या होता है, इसका प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो अब देखना है कैसे प्रेजेंट होता है सेम रूप आपका। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि क्या है, FeSO4:7H2O। आपका यहाँ पे अगर मान के चलिए MgSO4:7H2O, और आप कर देखेंगे तो ZnSO4:7H2O। अब देखिए क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन जो फॉर्मेशन कर रहा है क्रिस्टल का वो क्या कर रहा है? सेम कर रहा है। क्या कर रहा है आपका? सेम। ये क्या कह सकते हैं? फॉर्म क्रिस्टल। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल, सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। या कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? जिसके पास सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है क्रिस्टल के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम नंबर ऑफ वाटर एज क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर। इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में क्या है आपका? सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये देखिए पहचान रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स है लेकिन एक ही जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं। इनका कुछ कॉमन नेम भी है। इनका नेम है तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो बाद में आपका काम आ जाएगा। ये इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल कहते हैं आयरन वाले को। ठीक है, और अगर जिंक की बात करें तो इसको वाइट विट्रियोल कहते हैं। वाइट विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में पूछा जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसको हम लोग इप्सम साल्ट कहते हैं। इप्सम सॉल्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो CuSO4:5H2, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेगा इसके साथ, इनके साथ, क्योंकि इसके पास 5H2O मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके साथ शो नहीं करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में भी देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इनका हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? तो फिर वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या है? इनका कंडक्टिविटी है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की अगर बात करें ना तो ये बैड कंडक्टर होगा। अरे ये तो आप गुड कंडक्टर पढ़े हैं सर हम लोग, और आप लिख रहे हैं बैड कंडक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? जब आपका सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगा तब, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म। ठीक, लेकिन यही क्या रहेगा? गुड कंडक्टर रहेगा। क्या रहेगा ये? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कब रहेगा? जब ये मोल्टेन स्टेट में रहेगा, और कह सकते हैं आपका लिक्विड स्टेट में। मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट तो क्या रहेगा आपका? गुड कंडक्टर, और बहुत अच्छा कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, 12th में भी पढ़ेंगे, और इवन इसके बिना तो कुछ था ही नहीं आपका। आप ये प्रयोग कर सकते हैं, एक नमक का डब्बा ले लीजिए, नमक का डब्बा ले लीजिए, और यहाँ पे तार लगाइए, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? सेल लगा दीजिए, आप बैटरी लगा दीजिए, और यहाँ से एक जो है ना आप बल्ब इस तरह करके, ऐसा करके बल्ब आप लगा दीजिए, और एक वायर यहाँ, और यहाँ नमक भर दीजिए। यहाँ पे क्या है आपका? ये NaCl। जब यहाँ पे ये दो वायर रहेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें आप क्या कर दिए? पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? पानी डाल दिए। ठीक है, जैसे ही आप पानी डाल दीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका जो लाइट है वो क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। समझ में आया? तो मतलब सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर है, ये कनेक्टिविटी शो नहीं करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, लिक्विड स्टेट और मोल्टेन स्टेट की बात करें, तो क्यों? क्योंकि इसके लिक्विड स्टेट में क्या देता है? गिव्स फ्री आयंस। क्या देता है? गिव्स फ्री आयंस। और यही आयंस क्या करते हैं? कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। समझ में आया? तब अगर हम लोग बात करते हैं इसका सॉलिबिलिटी का, किसकी बात करते हैं? सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी जो है ना हम लोग पढ़ेंगे, फजांस रूल पढ़ेंगे हम लोग। सॉलिबिलिटी जो है दो चीज पे डिपेंड करता है। एक है आपका लैटिस एनर्जी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन देखें, और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा उसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी कम किससे?
लेटिस एनर्जी से उसका सॉल्युबिलिटी कम। ये है, आगे की बात है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी वहीं पे हम लोग ये चर्चा करेंगे। बस यहाँ इतना जान लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिख लेना है कि क्या कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है, आप एक वर्ड याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पोलर सॉल्वेंट है ना, वो पोलर सॉल्वेंट में ही जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही आपका क्या होंगे, सॉल्युबल होगा, और जो नॉन पोलर है सॉल्वेंट वो लेस सॉल्युबल होगा आपका। मतलब कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल। ठीक है, थैंक यू।